एक बच्चे का जन्म। शेर या बहादुर। फरगाना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी कि बाबर सन 1483 फरवरी 14 में मध्य एशिया के फरगना घाटी, जो अब उज्बेकिस्तान में है, वहां एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी कि बाबर। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। वह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और कुशल योद्धा था। जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी कि बाबर, ये नाम कैसे पड़ा ये हम कहानी में आगे जानेंगे। बचपन से ही बाबर का सपना था कि वह एक महान योद्धा बने और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। वह मध्य एशिया के फरगना वादी के शासक थे और मां का नाम कुतलुग निगार खानम था। वह चुगताई खानते की राजकुमारी और मुगलिस्तान के यूनुस खान की बेटी थी। बाबर का वंश मंगोलिया के बरलास कबीले से था, लेकिन उनके जीवन में फारसी तथा तुर्क संस्कृति का अद्भुत प्रभाव था। उस समय जब चुगताई लोग असभ्य तथा असंस्कृत थे, तब उन्हें जहीरुद्दीन मोहम्मद का उच्चारण कठिन लगा। इस कारण उन्होंने इनका नाम बाबर रख दिया। बाबर एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर या बहादुर। यह एक ऐसा नाम था जिसे चुगताई लोग आसानी से उच्चारण कर सकते थे। सन 1454 में जब बाबर की आयु 12 वर्ष की थी, तो उसे फरगाना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। लेकिन जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, तो बाबर के चाचा ने उन्हें गद्दी से हटा दिया और बाबर ने इसके बाद कई सालों तक देश निकाले में जीवन बिताया। सन 1496 में उसने उज्बेक शहर समरकंद पर हमला किया और 7 महीनों के बाद उसने इसे जीत लिया। इसके बाद जब वह समरकंद को अधिकार में लाने की कोशिश कर रहा था, उसके एक सैनिक सरगना ने फरगाना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब बाबर इसे वापस प्राप्त करने के लिए आया, तो उसकी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया और इस प्रकार समरकंद और फरगाना दोनों ही उसके हाथों से चले गए। सन 1501 में उसने समरकंद पर फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन जल्द ही उज्बेक खान मोहम्मद शैबानी ने इसे हरा दिया और इस प्रकार समरकंद, जो उसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी, फिर उसके हाथों से निकल गई। सन 1504 में वह काबुल और सन 1507 में कंधार को जीतने में सफल रहे और बादशाह की उपाधि प्राप्त की। सन 1519 से सन 1526 तक उन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। सन 1526 अप्रैल 21 पानीपत का प्रथम युद्ध को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबरनामा के अनुसार बाबर की सेना में लगभग 12,000 से लेकर 25,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 100,000 से लेकर 120,000 सैनिक थे। इस प्रकार बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी। हालांकि बाबर की सेना में तुर्क और मंगोल सैनिक थे जो युद्ध में अधिक कुशल थे। इसके अलावा बाबर ने युद्ध में एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे तुलुगमा कहा जाता था। तुलुगमा युद्ध प्रणाली एक प्रकार की युद्ध रणनीति है जो तुर्की और मंगोल सेनाओं द्वारा उपयोग की जाती थी। इस रणनीति में सेना को 3 पंक्तियों में विभाजित किया जाता है। पहली पंक्ति, यह पंक्ति घुड़सवार सेना से बनी होती है जो दुश्मन सेना को घायल और भ्रमित करने के लिए तेजी से हमला करती है। दूसरी पंक्ति, यह पंक्ति हाथ से हाथ के मुकाबले के लिए पैदल सेना से बनी होती है। तीसरी पंक्ति, यह पंक्ति तोपखाने और बड़े हथियारों से बनी होती है जो दुश्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाती है। तुलुगमा युद्ध प्रणाली 3 प्रकार की है। तुलुगमा युद्ध प्रणाली में सेना को तेजी से हमला करना, दूसरा सेना को दुश्मन सेना पर लगातार दबाव डालना, तीसरा और आखिरी सेना को दुश्मन सेना पर आक्रमण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तुलुगमा युद्ध प्रणाली लाभ, यह दुश्मन सेना को जल्दी से पराजित करने में मदद करती है, सेना को नुकसान से बचाती है और सेना को दुश्मन के हमलों से बचाती है। इस रणनीति में बाबर ने अपनी सेना को 3 पंक्तियों में बांटा और प्रत्येक पंक्ति को एक अलग उद्देश्य दिया। इस रणनीति ने बाबर की सेना को इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित करने में मदद की। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में लड़ा गया। पहला युद्ध था
जिसमें बारूद और तोपों का उपयोग किया गया था। बाबर की सेना में तुर्की तोपें थीं, जिन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद और तोपों के उपयोग ने युद्ध के परिदृश्य को बदल दिया। बारूद और तोपों के उपयोग ने युद्ध को अधिक घातक बना दिया। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो भारत में कई सदी तक चला। सन 1527 मार्च 17 मध्य खानवा का युद्ध। ये युद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध राजस्थान के खानवा नामक स्थान पर हुआ था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ कई राजपूत राजाओं ने दिया था, जिनमें से कुछ मुस्लिम थे। इनमें मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी शामिल थे। खानजादा राजा हसन खान मेवाती एक शक्तिशाली मुस्लिम राजपूत थे, जो मेवात के शासक थे। उन्होंने राणा सांगा के साथ गठबंधन किया, क्योंकि वे बाबर को रोकना चाहते थे। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, जो पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गया था। महमूद लोदी ने भी राणा सांगा के साथ गठबंधन किया, क्योंकि वह बाबर से बदला लेना चाहता था। इन मुस्लिम राजपूतों के अतिरिक्त खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर और बसीन चंदेरी के राजपूत राजाओं ने भी दिया था। बाबर ने खानवा के युद्ध के लिए एक बड़ी सेना का गठन किया था, जिसमें 20,000 मुगल सैनिक शामिल थे। इनके अलावा बाबर की सेना में तुर्की, अफगान और मध्य एशियाई सैनिक भी शामिल थे। खानवा के युद्ध में बाबर की जीत के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि उसने राणा सांगा की सेना के लोदी सेनापति महमूद लोदी को प्रलोभन दिया। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, जो पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गया था। महमूद लोदी बाबर से बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने बाबर के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। बाबर ने महमूद लोदी को एक बड़ी रकम और एक महत्वपूर्ण पद देने का वादा किया। महमूद लोदी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसने बाबर की सेना में शामिल होने का फैसला किया। महमूद लोदी ने खानवा के युद्ध के दिन बाबर की सेना के साथ मिलकर राणा सांगा की सेना पर हमला किया। इस लड़ाई के दौरान राणा सांगा घायल हो गए। राणा सांगा के साथियों ने उन्हें युद्ध से बाहर निकालने का फैसला किया। उन्होंने राणा सांगा को एक पालकी में उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसके एक साल के बाद राणा सांगा की सन 1528 जनवरी 30 को मौत हो गई। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। इस युद्ध में बाबर की जीत ने उसे एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। खानवा के युद्ध में बाबर ने पहली बार धर्म युद्ध का नारा दिया। उसने कहा कि वह भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए लड़ रहा है। इस नारे ने मुसलमानों को बाबर के पक्ष में सैन्यीकरण किया और यह बाबर की जीत का एक महत्वपूर्ण कारण था। बाबर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का बलपूर्वक शांत करने के लिए भेजा। इसका कारण यह था कि बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया था और उन्हें समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। बाबर को विश्वास था कि उसके अधिकारी अफगान विद्रोहियों का बलपूर्वक शांत करने में सक्षम होंगे, क्योंकि वे कुशल और अनुभवी सैनिक थे। इसलिए बाबर ने इधर चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी एक महत्वपूर्ण किला था। यह दिल्ली और मालवा के बीच के रास्ते पर स्थित था और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित था। चंदेरी के नियंत्रण से बाबर ने भारत के मध्य में अपना प्रभाव बढ़ा सकते थे। बाबर ने अपने अधिकारियों को चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन वे राजपूतों से हार गए। इससे बाबर को यह स्पष्ट हो गया कि चंदेरी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं होगा। सन 1528 जनवरी 21 बाबर ने चंदेरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, क्योंकि उसे आशा थी कि इस घोषणा से चंदेरी की मुस्लिम जनता में बड़ा समर्थन मिलेगा। बाबर को यह भी डर था कि यदि वह चंदेरी पर आक्रमण नहीं करता है तो यह राजपूत शक्ति का केंद्र बन सकता है। मेदिनी राय खंगार एक कुशल योद्धा और शासक थे। मेदिनी राय खंगार के नेतृत्व में चंदेरी में राजपूत शक्ति का पुनर्गठन हो रहा था।
उन्होंने चंदेरी के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और वे मुगलों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इसलिए बाबर ने स्वयं चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया। राजपूतों ने एक भयंकर युद्ध किया। हालांकि जल्द ही उन्होंने तोपों की मदद से मेदिनी राय खंगार को हराया, चंदेरी पर कब्जा कर लिया। इस जीत से बाबर ने भारत में अपनी सत्ता को मजबूत किया और राजपूत शक्ति को कमजोर किया। बाबर ने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को सौंपा और उसे आदेश दिया कि वह प्रतिवर्ष 20 लाख दाम शाही कोष में जमा करे। महमूद लोदी ने बिहार पहुंचकर 1 लाख सैनिकों को एकत्र किया, जिसके बाद अफगान सेना ने पूर्वी क्षेत्रों पर हमला कर दिया। बाबर ने उनके साथ युद्ध किया और इसके बाद जनवरी 1529 में आगरा से प्रस्थान किया। कई अफगान सरदारों ने उसकी शासनकाल में समर्थन जताया, लेकिन मुख्य अफगान सेना ने उसके साथ योजित होकर महमूद लोदी के साथ मिलकर चुनार तक आक्रमण किया। बाबर ने महमूद लोदी के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। उसने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का आश्वासन दिया। बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया और उसे आदेश दिया कि वह शेर खां को अपना मंत्री बनाए रखें। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। सन 1530 दिसंबर 26 ये वो दिन है जब बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंत में वो 47 वर्ष की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को शासक बनाया गया। हुमायूं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह अफगान विद्रोहियों के कारण भारत से बाहर भाग गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने भारत पर फिर से नियंत्रण प्राप्त किया और बाबर के शव को काबुल ले जाया गया। बाबर के शव को काबुल में एक सुंदर मकबरे में दफनाया गया था, जिसे बाबर का मकबरा कहा जाता है। बाबर का मकबरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और यह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बाबर की मृत्यु भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। वह एक महान विजेता और शासक थे, जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने पिता की विरासत को जारी रखा और मुगल साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। ये कहानी यहीं खत्म होती है और आगे ऐसी कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें।